एक गांव में सुखदेव नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। सुखदेव एक गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी 10 वर्षीय पुत्री कोमल और उसकी पत्नी आरती रहा करती थी। एक दिन की बात है, सुखदेव थका हारा अपने घर पर आया। अरे आरती, कहाँ हो तुम? बहुत तेज भूख लगी है। आरती मुस्कुराती हुई वहाँ पर आ गई। मुझे पता है जी, आप दिन भर खेत में कितनी मेहनत से काम करते हो और आज तो आपने दोपहर का भोजन भी नहीं किया। तुम तो जानती हो आरती, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हमें अपनी बिटिया कोमल के लिए अभी से ही उसके विवाह का सामान एकत्रित करना होगा। मुझे पता है और इसी बात की चिंता मुझे दिन रात खाई जाती है। चिंता मत करो आरती, मैं दिन रात खेत में सिर्फ और सिर्फ अपनी बिटिया के लिए ही मेहनत करता हूँ। देखना, जब हमारी बिटिया बड़ी हो जाएगी ना, तो हम उसका विवाह धूमधाम से करेंगे। ईश्वर करे आपके मुंह में घी शक्कर हो और आपकी बात 100% सही हो जाए। चिंता मत करो आरती, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मुझे आपसे एक और बात करनी है जी। हमारी कोमल बिटिया 5वीं कक्षा में आ गई है। आपका उसे आगे पढ़ाने का इरादा है भी या नहीं? क्यों नहीं आरती, ये भी कोई पूछने की बात है। हमें अपनी बिटिया की शिक्षा बीच में नहीं छुड़ानी चाहिए। पड़ोस की ताई अम्मा बोल रही थी कि आजकल की लड़कियों को पढ़ने लिखने का क्या फायदा है, अंत में तो उन्हें चूल्हा चौकी ही संभालना है ना। ये सब पुराने जमाने की बातें हो गई हैं आरती। जब किसी घर की बेटी शिक्षित हो जाती है ना, तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित हो जाती है और शिक्षा ही हमारे आने वाले कल को सुधारती है। मुझे आपकी सोच पर गर्व है जी। मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी। आरती की बात सुनकर सुखदेव मुस्कुराने लगा। अगले दिन सुखदेव फिर से अपने काम पर चला गया और मेहनत से हल चलाने में जुट गया। शाम को सुखदेव अपने घर जाने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया उसके पास आकर बोला, क्या हाल चाल है सुखदेव? ईश्वर की कृपा है मुखिया जी। मेरी समझ में नहीं आता सुखदेव कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारी पत्नी और बेटी के अलावा और कोई नहीं है, फिर भी तुम दिन रात अपने खेत में इतनी कड़ी मेहनत करते हो। ऐसा क्यों? इतना धन कमा कर करोगे क्या? मुखिया जी, मैं ये सब कुछ अपने लिए नहीं करता हूँ, बल्कि अपनी बेटी कोमल के लिए करता हूँ। कोमल? कोमल के लिए? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? जहाँ तक मैं जानता हूँ, तुम्हारी बिटिया गांव के अच्छे स्कूल में पढ़ती है, अच्छा भोजन खाती है। तुम्हें भला और क्या चाहिए? मुखिया जी, कल को मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, मुझे उसके हाथ भी तो पीले करने हैं। बस इसीलिए मुझे अभी से कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि मैं उसके विवाह का इंतजाम अच्छी तरह से कर सकूं। आप तो जानते हैं मुखिया जी, हमारे संसार में पिता के लिए सबसे बड़ी मान सम्मान की बात यही होती है कि उसकी बेटी अच्छे परिवार में ब्याह दी जाए। कुछ भी कहो सुखदेव, तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। आज के समाज में बहुत कम लोगों की सोच तुम्हारी जैसी है। मुझे तुम्हारी सोच पर गर्व है। और सुनो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मैं तुम्हारे जैसे मेहनती इंसान का हमेशा सम्मान करता आया हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है मुखिया जी, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए तो वही काफी है। बाकी मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। सुखदेव की बात सुनकर मुखिया मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। दरअसल मुखिया अंदर से एक अच्छी प्रवृत्ति का इंसान था। वो गांव के लोगों का बहुत ही ख्याल रखता था। ऐसे ही 5 साल बीत गए। सुखदेव की बिटिया कोमल 15 वर्ष की हो चुकी थी। आरती बिटिया अब 15 वर्ष की हो गई है। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे भी मन में कल से यही विचार आ रहा था कि बिटिया 15 वर्ष की हो चुकी है। मुझे लगता है कि मैंने अब तक जितना भी धन एकत्रित किया है, मुझे अभी से बिटिया के विवाह का सामान शहर से लाकर घर पर एकत्रित कर लेना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ठीक है आरती, मैं कल शहर जाता हूँ। अगले दिन सुखदेव शहर चला गया। सुखदेव शहर से बहुत सारे महंगे महंगे बर्तन अपने गांव अपने घर लेकर आ गया। इतने महंगे बर्तन को देखकर आरती बोली, अजी ये तो बहुत महंगे महंगे बर्तन हैं। तो तुम्हें क्या लगा आरती, मैं अपनी बिटिया को सस्ते बर्तन दूंगा क्या? अरे मेरी बिटिया इन बर्तनों में अपने ससुराल में भोजन बनाएगी। ससुराल में उसका कितना मान सम्मान होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। बिटिया का ससुराल में मान सम्मान हो, लोग उसे प्रेम की नजर से देखे, हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या होगा। चिंता मत करो आरती, मैं आज से और ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं अपनी बिटिया के विवाह में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। देखना आरती, हमारी बिटिया का विवाह गांव वाले बरसों याद रखेंगे।
अगले दिन से सुखदेव और ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। समय का पहिया ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। कोमल अब 25 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुखदेव थका हारा अपने घर पर आया। उसकी बेटी कोमल तुरंत अपने पिता के लिए पानी लेकर आई। पिताजी, बस अब बहुत हो गया। मैं बचपन से ही देख रही हूँ कि आप रोज इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। जो भी हो पिताजी, बस अब मुझे आपसे और मेहनत नहीं करवानी। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं एक अच्छी नौकरी कर सकती हूँ। कोमल की बात सुनकर उसकी माँ आरती मुस्कुराती हुई बोली, बेटिया, हम सब ने मेहनत इसीलिए नहीं की ताकि तुमसे हम कोई नौकरी करवा सके। हमारा तो शुरू से सपना यही था कि हम तुम्हारे हाथ पीले कर सके। तुम्हारी माँ सही कह रही है कोमल। कल मैं शहर जाकर तुम्हारे विवाह के लिए और भी आधुनिक महंगा सामान खरीद कर घर ले आऊंगा। मुझे आपसे एक और बात करनी है जी। बोलो, क्या बात है? कुछ महीने पहले हमारी कोमल के लिए पड़ोस की गांव से जो रिश्ता आया था, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मैं तुम्हें बताना भूल गया आरती, उन्हें हमारी कोमल बहुत ज्यादा पसंद है और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है। वो अगले महीने शादी करने को बोल रहे हैं। हम दोनों को अभी बहुत सी तैयारी करनी है। मैं कल शहर जाकर सारी खरीदारी करके लाता हूँ। अगले दिन सुखदेव अपनी पत्नी आरती के साथ शहर चला गया और बहुत महंगे महंगे आधुनिक सामान खरीद कर ले आया। पूरा परिवार खुश था। सुखदेव और आरती बहुत थक चुके थे। वो गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो अपने घर का दृश्य देखकर आरती सहम गई और अपने पति से बोली, अजी सुनते हैं, सारा सामान कहाँ गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ आरती कि सारा सामान कहाँ गया। कल रात तक तो सारा सामान यहीं रखा था। आखिर कौन सामान को ले जा सकता है? हमारी आंख क्यों नहीं खुली? आरती जोर जोर से रोने लगी। आरती का रोना सुनकर सुखदेव के पड़ोसी एकत्रित हो गए। गांव का एक व्यक्ति सुखदेव को अकेले में ले जाकर बोला, सुखदेव, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आजकल यहाँ पर चोर बाजार की गैंग बहुत सक्रिय है? तुम कहना क्या चाहते हो? यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ा चोर बाजार लगता है। कहते हैं कि उस चोर बाजार के मालिक ने अपनी पूरी एक गैंग बनाई है जो रात के समय गांव के घरों के अंदर घुस जाते हैं और सोते हुए लोगों को बेहोश कर देते हैं और सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तुम जाकर उसे चोर बाजार में देखो कि तुम्हारा गायब हुआ सामान वहाँ पर मौजूद है या नहीं। उस व्यक्ति के कहने पर सुखदेव तुरंत उस चोर बाजार में पहुँच गया और पूरे चोर बाजार में अपने सामान को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर चोर बाजार की एक दुकान पर पड़ी जहाँ पर उसकी लाई हुई टीवी और फ्रिज रखी हुई थी। सुखदेव वहाँ पर पहुँचा और दुकानदार से बोला, ये तो मेरी लाई हुई टीवी और फ्रिज है। मैं इसे कल ही बाजार से लेकर आया था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या सबूत है कि तुम इसे शहर से खरीद कर लेकर आए हो? मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये सामान मेरा है। सीधी तरह से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हारे जैसे व्यक्तियों से बात करना आता है। अब अपना रास्ता नापो और निकलो यहाँ से। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आ गया और उस दुकानदार से बोला, क्या कोई समस्या है? मोहनलाल जी ये बोल रहा है कि ये सारा सामान इसका है। दुकानदार की बात सुनकर मोहनलाल हंसते हुए सुखदेव की ओर देखकर बोला, मैं ही इस चोर बाजार का मालिक हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये तुम्हारा सामान है? क्या मेरी आंखों में आंसू आपको नजर नहीं आ रहे? इन आंसुओं की आज के जमाने में कोई कीमत नहीं है। यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। सुखदेव रोता हुआ वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति सुखदेव के पास आकर बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ, कहीं तुम सुखदेव तो नहीं? सुखदेव उस व्यक्ति को गौर से देखने लगा। अरे लाला जी, आप तो हमारे ही गांव में रहते हैं। सही कहा, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? सुखदेव रोते हुए सारी घटना लाला जी को बताने लगा। मैं सब समझ गया सुखदेव, तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। तुम एक काम करना, तुम यहाँ पर कल आना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा।
सुखदेव रोता हुआ वहाँ से चला गया। लाला जी सीधे उस चोर बाजार के मालिक से जाकर बोले, मोहनलाल जी, मैं आपके चोर बाजार में बरसों से मुनीमगिरी कर रहा हूँ। आपके किए हुए कई गलत काम भी मैंने अनदेखे किए हैं और उसके लिए मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप सुखदेव के घर का सामान वापस कर दें। कौन सुखदेव? कैसा सुखदेव और कैसा सामान? तुम जानते हो लाला जी कि मेरा धंधा क्या है? हमारी गैंग इतने लोगों के घरों में चोरी करती है, मैं कैसे बता सकता हूँ? अभी जो व्यक्ति तुम्हारे पास खड़ा रो रहा था उसका नाम सुखदेव है। कल रात उसके घर पर आपकी गैंग ने चोरी की। वो व्यक्ति बहुत ही शरीफ है और मैं उसे 20 सालों से कड़ी मेहनत करते हुए देख रहा हूँ। मैंने उसे एक एक रुपया अपनी बेटी की शादी के सामान के लिए बचाते हुए देखा है। आपके गुंडे उस व्यक्ति के घर पर चोरी कर कर सामान ले आए। सोचिए उसके दिल पर क्या बीतती होगी। अगर मैं ये सब देखने लगा ना तो मेरा धंधा तो बंद हो जाएगा। लाला जी, बेहतर यही होगा कि आप अपने काम से काम रखिए और यहाँ से निकल जाइए। और हाँ, ये मत बोलिए कि आप यहाँ पर मुनीम हैं, मालिक नहीं। मालिक मैं हूँ और यहाँ पर जो मैं कहता हूँ वही होता है। चोर बाजार के मालिक की बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया। वो रात भर अपने घर पर सिर्फ और सिर्फ सुखदेव के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन वो फिर से चोर बाजार पर अपने काम पर निकल गया। सुखदेव उसका पहले से ही वहाँ इंतजार कर रहा था। मैं आ गया हूँ लाला जी, आपने कहा था ना कि आप मेरी मदद करेंगे। हाँ सुखदेव, मैंने कहा था। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं या नहीं है? मैं एक एक रुपए का सामान खरीद कर कल ले आया था। यकीन मानिए लाला जी, अब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है और मुझे अपना ही सामान 2 गुनी कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? आप जानते हैं कि मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता। लाला जी को सुखदेव पर बहुत ज्यादा तरस आ गया। उन्होंने कुछ रुपए सुखदेव के हाथों में रख दिए और बोले, जाओ इस चोर बाजार में जहाँ जहाँ तुम्हें अपना सामान नजर आए उस सामान को खरीद लो। मैं तुम्हें चोर बाजार में खरीदारी करने के नियम बताता हूँ। तुम अपना सामान जब वहाँ से खरीदोगे तो कम से कम सिर्फ एक रेट बोलना। वो दुकानदार तुम्हें हर तरफ से कहेगा कि इतने में नहीं मिल पाएगा, लेकिन तुम अपनी बात पर कायम रहना। अंत में वो तुम्हें तुम्हारी ही रेट पर सामान बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बात तो सही है लाला जी, लेकिन ये पैसे मुझे आप दे क्यों रहे हैं? चिंता मत करो, मैंने इस चोर बाजार से बहुत कुछ कमाया है। तुम मेरे गांव के ही हो और मैंने तुम्हें सालों से मेहनत करते हुए देखा है। मैं तुम्हारी मदद करके कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि अपने ऊपर उपकार कर रहा हूँ। शायद मेरे पाप का यही प्रायश्चित होगा। अब देर मत करो, इससे पहले कि तुम्हारा सामान बाजार में बिक जाए। लाला जी की बात सुनकर सुखदेव लाला जी के बताए अनुसार अपना सारा सामान खरीदने लगा। कुछ ही दिनों में सुखदेव अपना सारा सामान खरीद कर ले आया और कुछ दिन बाद सुखदेव और उसकी पत्नी लाला जी के घर पर गए, मगर उन्हें वहाँ पर लाला जी नहीं बल्कि उनकी पत्नी मिली। अरे, आप तो सुखदेव और उनकी पत्नी आरती है ना? जी हाँ, हम लाला जी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर जो एहसान किया है वो मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। दरअसल कल रात लाला जी ने चोर बाजार के मालिक को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि लाला जी खुद जुर्म के बराबर में शरीक थे। इसीलिए पुलिस उन्हें भी अरेस्ट करके ले गई। उन्होंने कहा था कि आप लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। दरअसल सुखदेव के आंसुओं ने लाला जी जैसे व्यक्ति के अंदर की ईमानदारी को जगा दिया था और वो चोर बाजार में नौकरी करते हुए भी ईमानदार बन गया था। उसके बाद सुखदेव ने अपनी बेटी कोमल की शादी धूमधाम से की और कन्यादान करके कोमल को घर से विदा कर दिया। रमिया और बंडिया नाम के 2 मछुआरे वसई गांव में रहते थे। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों रोज मछलियां पकड़ने समंदर में जाते। रमिया हंसमुख स्वभाव का था। वो जितनी भी मछलियां पकड़ता उससे संतुष्ट रहता और मछलियां पकड़ने के बाद भगवान का धन्यवाद भी करता। धन्यवाद देवा, तुमने आज मुझे अच्छी मछलियां दे दी। अपनी कृपा हमेशा मुझ पे बनाए रखना। और बंडिया जलन का मारा था। उसे
ये कभी अच्छा नहीं लगता था कि कोई और उससे ज्यादा मछलियां पकड़े। क्या देवा, आज भी वही सिर्फ 2 मछलियां और वहाँ रमिया को 4 मछलियां मिली। देवा, तुम कब मुझे रमिया से ज्यादा मछलियां दोगे? दोनों मछलियां पकड़ने के बाद घर की ओर साथ में निकल पड़ते। क्या हुआ बंड्या, आज इतना उदास क्यों है? भाऊ, सिर्फ 2 मछलियां मिली। तो क्या हुआ? देवा ने मछलियां तो दी ना, पर आपको तो 4 मछली मिली ना। होता है, समंदर है, हो सकता है कि कल तुमको ज्यादा मछलियां मिले। बंड्या रमिया की बातों पे ध्यान नहीं देता और निराश होके चलता रहता है। रमिया अपने घर पहुंचा और उसकी पत्नी रमा पानी लेके आई। काय मग, आज कितनी मछलियां मिली? 4 मिली है। देवाची कृपा है। पता है, आज बंड्या बहुत उदास था। काय को? क्या हुआ बंड्या भाऊजी को? उसको सिर्फ 2 मछलियां मिली ना। अगर तर काय झालं, हर दिन एक जैसी मछली थोड़ी मिलती है। मैंने भी यही बोला उसको, पर वो समझा ही नहीं। कोई नहीं, हम उनकी उदासी ठीक कर देंगे। उनके लिए कुछ मीठा बनाती हूँ। वहाँ बंड्या अपने घर पहुंचा। काय झाला? आज भी कम मछलियाँ? हाँ, सिर्फ 2। और रामिया भाऊजी को कितनी मछलियाँ मिली? 4। पता नहीं सिर्फ तुमको ही कम मछलियाँ क्यों मिलती हैं। उदास बंड्या और उदास हो गया। बंड्या अपना मछलियों का जाला साफ कर रहा था, तभी रमिया और रमा वहाँ आए। बंड्या भाऊजी, ओ बंड्या भाऊजी। अरे दादा वहिनी, आइए आइए। जया, रामिया दादा और वहिनी आए हैं। जया बाहर आई। रमा ने अपने हाथों की थाली जया को दी। ये मिठाई तुम्हारे और बंड्या भाऊजी के लिए है। धन्यवाद ताई। हाँ? ये किस खुशी में दादा? बस ऐसे ही तुझे खुश करने। धन्यवाद दादा। चल, अब हम चलते हैं। रमिया और रमा वहाँ से निकल गए। तुम्हें खुश करने नहीं, तुम्हें जलाने। जब देखो अपनी अच्छी किस्मत का दिखावा करते हैं दोनों। बंड्या और जया जलन की आग में जल रहे थे। अगले दिन। जया सुन, आज मैं समंदर जल्दी जा रहा हूँ। तू एक काम कर, आज कुछ भी करके रामिया को उलझाए रख। तब तक मैं जितनी हो सके उतनी मछलियाँ पकड़ लूंगा। हाँ हाँ, वो मैं कर लूंगी, पर आज तुम ज्यादा मछलियाँ पकड़ के लाना। हो मिजा तो। और फिर बंड्या समंदर पहुंच गया और उसने अपना जाल फेंक दिया और राह तकने लगा। यहाँ जया। अब ताई, कल मैंने यहाँ पर मेरी नीली साड़ी सुखाने डाली थी, कहाँ गई? मला काय माहिती, वहीं होगी देख। ताई, कल आपकी नजर उस साड़ी पर थी ना? तुला समझता का? तू क्या बोल रही है जया? भाऊजी, मैं सोच रही हूँ कल ताई साड़ी के आसपास ही घूम रही थी। अगर मैं तुम्हारी साड़ी क्यों लूंगी? क्योंकि आपकी उस साड़ी पर पहले से ही नजर थी। काय पर? दोनों को झगड़ता देख कुछ लोग वहाँ जमा हो गए और गांव के बुजुर्ग पाटिल वहाँ पहुँचे। जया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी साड़ी रमा ने ली है? हो। तो फिर रमा के घर की तलाशी लेते हैं। भीड़ में से 2 लोग रमा के घर में गए। वहाँ समंदर में बंड्या को लगा कि उसने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली। वो जाल खींच रहा था, लेकिन जाल ऊपर ही नहीं आ रहा था। रमिया और रमा निराश खड़े थे। वो 2 लोग जो तलाशी ले रहे थे वो बाहर आए। पाटिल जी, रमा के पास कोई नीली साड़ी नहीं है। क्या तुमने हर जगह देखी? हाँ, सभी जगह देख ली। ठीक है जया, इसका मतलब रमा ने तुम्हारी साड़ी नहीं चुराई और तुमने उस पे ये झूठा इल्जाम लगाया। बंड्या पानी में कूदा और उसने देखा कि उसके जाल में पत्थर फंसे हैं, मछलियां नहीं। जया,
तुमने रमा पे गलत इल्जाम लगाए, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अगले 1 महीने तक तुम रमा के घर का सारा काम करोगी। जया निराश हो गई। कुछ देर बाद बंडिया घर लौटा। उसने जया को सब बताया और फिर जया ने भी उसे पूरा किस्सा बताया। अरे बाप रे, हे काय केलं आपण? मछली भी नहीं मिली और अब तुम्हें सजा भी काटनी पड़ेगी। देवा रे देवा। बंडिया और जया की जलन ने उन्हें सजा दिलवाई। इसीलिए कहते हैं, दूसरों का बुरा सोचेंगे तो पहले अपना ही बुरा होगा। रम्या एक मछुआरा था जो समुंदर के किनारे रहता था। रम्या रोज अपने दोस्त बंदिया के साथ समंदर में मछलियां पकड़ने निकलता। नाव को समुंदर के बीच में ले जाकर, राम्या भाऊ, एक सवाल पूछूं क्या मैं? अरे पूछना बंडिया। ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में सोती है और रात में रोती है, और जितना ज्यादा रोती है उतना उजाला देती है? दिन में सोती, रात में रोती। नहीं पता ना भाऊ? मैं बताऊं क्या? अरे रुक थोड़ा, ये तो मोमबत्ती है जो दिन में नहीं जलती और रात में जलती है तो उससे मोम पिघल के गिरता है और रोशनी भी देती है, बराबर की नहीं? क्या भाऊ, इस बार भी आप ही जीत गए। रम्या पढ़ा लिखा नहीं था पर होशियार जरूर था। रम्या घर पहुंच के अपनी पत्नी के साथ खाना खाता है। अहो, बंडिया भाऊजी बोल के गए हैं कि वो कल नहीं आएंगे। वो अपनी पत्नी को लेकर सासरवाड़ी जा रहे हैं। ओह ठीक है। एक बंडिया भाऊजी हैं जो अपनी बाइकों को लेके सासरवाड़ी गए हैं और एक आप हो। अगले हफ्ते तुमको भी लेके जाऊंगा तुम्हारे माँ के घर। सच्ची? अगबाया। रम्या की पत्नी बहुत खुश थी। अगला दिन आया। रम्या आज अपने घर से अकेले ही मच्छी पकड़ने के लिए निकल पड़ा। चलो कोई बात नहीं, आज मैं अकेले ही मच्छी पकड़ूंगा। रम्या नाव लेकर समुंदर में निकल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंच के उसने अपना जाल फेंका और बैठ के राह ताकने लगा। कुछ देर बाद उसने जाल पकड़ा तो उसे लगा कि उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी हैं। उसने पूरी ताकत लगा के जाल खींचा। आइला, अरे ये क्या? सिर्फ 4 मछली, और ये क्या बोतल है? रम्या ने उस बोतल को यहाँ वहाँ घुमा के देखा और फिर उसने बोतल खोली। मैं पिंगारा हूँ। आज से 100 साल पहले मैं एक बहुत शक्तिशाली जादूगर था। मेरे नाम से हर एक जीव कांपता था, लेकिन एक श्राप के कारण मैं इस बोतल में कैद हो गया। तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रम्या भूत को देखकर डर गया। अब रम्या सोच में पड़ गया। लेकिन मैंने तो तुम्हें आजाद किया, अब तुम मुझे ही खाओगे? क्यों नहीं? 100 सालों से किसी इंसान को नहीं खाया। आज तो मेरी दावत है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरा खाना बनोगे। मुझे पता है तुम मुझे खा लोगे, पर मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। इच्छा? क्यों? अच्छा ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? तुम इतने बड़े और शक्तिशाली हो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी छोटी बोतल में समा कैसे गए? तुम इंसानों को ऐसे आड़े टेढ़े सवाल ही आते हैं। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। भूत ने अपना आकार छोटा कर लिया और वो उस बोतल में चला गया और रम्या ने झट से बोतल का ढक्कन लगा दिया।
बाबा रे बाबा, आज तो मेरा किस्सा ही खत्म हो जाता। नको रे बाबा, ये बोतल नको। रम्या बोतल को वापस समंदर में फेंक देता है और अपने घर की ओर लौट आता है। रम्या की होशियारी ने उसकी जान बचाई। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो मेरा चैनल कुकू टीवी।